वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दूंगा रिलेटेड टू यूजीसी नेट। ये क्या होता है, क्या इसके अंदर पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको टाइम मिलता है, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह आप इसकी इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम ओवरव्यू की बात करता हूँ, आपके एनटीए एग्जाम की जो यूजीसी नेट है तो उसको कौन कंडक्ट करवाता है? आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपकी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि आपके सेंट्रल लेवल पर मोस्टली एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। अब इस एग्जाम के अंदर रिटर्न होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जाम क्या है? सो मोड ऑफ एग्जाम क्या है? ऑनलाइन है, सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको कंप्यूटर पे शो होते हैं, वहीं पर आपको उनको टिक करना होता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर ले कि साल में कितनी बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एनटीए के थ्रू, तो साल में 2 बार एनटीए यूजीसी नेट को कंडक्ट करती है। पहली बार तो कंडक्ट करती है जून में और दूसरी बार कंडक्ट करती है दिसंबर। मतलब हर 6 महीने के गैप पे एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम को कंडक्ट करती है। अगर मैं एक बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एनटीए के लिए, एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम जो मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो वहां पर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम में बैठने की। ये तो थी हमारी एक बेसिक एलिजिबिलिटी। एक और इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और उसका रिजल्ट आ चुका है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसका ये होता है कि जिस दिन भी आपको आपकी डिग्री या आपका सर्टिफिकेट मिलता है एनटीए यूजीसी नेट क्लियरिटी का, उसके 2 साल के अंदर आपको अपनी मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करनी होती है। ये तो था आपका एग्जाम ओवर। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्जाम होता है, इसका जो पेपर होता है, 2 पार्ट में आता है। पहले पार्ट को हम पेपर 1 कहते हैं, जिसके अंदर की 50 क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू टीचिंग, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। इसके हिसाब से 100 मार्क्स के आपके 50 क्वेश्चन हो गए। और ये पेपर 1 जो होता है हर स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या है? चाहे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी है, चाहे आपने मैनेजमेंट में करी है, चाहे आपने हिंदी में करी है, इंग्लिश में करी है, इकोनॉमिक्स में करी है, मतलब आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ये जो पेपर 1 होता है, ये जो 50 क्वेश्चन है, हर किसी के लिए सेम है, हर किसी के लिए कॉमन होते हैं। इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और जो पेपर 2 होता है आपका, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर मैंने एमकॉम करी है तो यहाँ पर जो मेरे को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू कॉमर्स भी। अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो वहां पर जो मेरे को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मेरी पॉलिटिकल साइंस जो डिसिप्लिन है उससे देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी मैथ्स हो गई, आपकी मैनेजमेंट हो गई, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब आपके पास एन नंबर ऑफ डिसिप्लिन है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और आप जिस भी डिसिप्लिन के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ये 100 क्वेश्चंस आपको उसी डिसिप्लिन के देखने को मिलते हैं। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 50 प्लस 100, 150 क्वेश्चन हो गए। और इन 150 क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 300 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन कितने का होता है? 2 मार्क्स का। और इसके लिए हमें कंबाइंड टाइम मिलता है 3 आवर्स का, मतलब 180 मिनट्स मिलते हैं हमें इन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, आपके भी जो पेपर और पेपर 2 होते हैं ये 1 सिटिंग में होते हैं। अब कई एग्जाम ऐसे होते हैं कि अगर उनके अंदर 2 पेपर है तो पहला पेपर हुआ, फिर बीच में 1 से 2 घंटे का गैप मिल जाता है स्टूडेंट को, उसके बाद वो पेपर 2 करते हैं। बट एनटीए यूजीसी नेट के अंदर आपके दोनों पेपर एक ही सिटिंग में होते हैं, इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, अगर आपका पेपर 10 बजे शुरू हुआ है तो आपका पेपर कब खत्म हो जाएगा? 1 बजे। मतलब आपको कंटिन्यू 3 आवर्स मिलते हैं इस दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने की। और इसके अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। पर क्वेश्चन के 4 से 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं में से आपको एक को टिक करना होता है। इसके बाद इसकी जो मार्किंग स्कीम है मैंने आपको बता ही दी है कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स अलॉट होते हैं, 2 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग उस चीज के लिए नहीं है। कि मोस्टली एग्जाम्पल में क्या देखा जाता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/4 या 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन
यूजीसी नेट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं है कि ऑप्शन आए कि आपको पार्ट 1 करना है या पार्ट बी करना है। 150 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहां पर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अब पेपर 1 के आपको जो हम देख सकते हैं, जो हाईलाइट्स टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका जो हाईलाइट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपके कुछ थिंकर्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ हैं कि टीचिंग किस तरह करी जाती है क्या, क्योंकि हर एज के हिसाब से टीचिंग के मेथड बदलते हैं, हर स्टूडेंट के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। तो वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, आपका डीआई जिसे कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, कंप्रीहेंशन जिसे कि आप पैसेज कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट पैसेज दिया जाता है और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये कुछ आपके हाईलाइट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो ये टोटली बेस्ड होता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के ऊपर कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करी है। आपने जिस भी डिसिप्लिन के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कह सकते हैं 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रिपरेशन की बात करें तो हम किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि नियर बाई एग्जाम के अंदर आपके 10 क्वेश्चन 50 में से यही से पूछे जाते हैं हर बार। तो ये आपके लिए कह सकते हैं आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में, आपको आपकी जीआरएफ अटेंड करने में, जीआरएफ को क्वालिफाई करने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किसकी करोगे आप? रीजनिंग एंड डीआई की। नियर बाई 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं हर बार क्वेश्चन। डीआई के तो 6 हैं कि 5 क्वेश्चन डीआई के तो आने ही आने हैं, और अगर आपका लक अच्छा हुआ या सेटर का मन करा तो 10 क्वेश्चन भी यहाँ से दे सकता है। और रीजनिंग और डीआई कैसे आप कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कि इसके अंदर टोटली मोस्टली क्वालिफिकेशन कैसे पे है, कैलकुलेशन बेस्ड होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, फास्ट है, तो आप रीजनिंग को, आप अपनी डीआई को इजिली कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आईसीटी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे? आपके जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, उन करंट अफेयर्स को आपको कंटिन्यू रिवाइज करना होता है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, 180 मिनट्स है, 150 क्वेश्चन है, तो आप देखोगे आपको पर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आपका जो बाकी पेपर है उसके लिए आपके पास टाइम कम हो जाएगा। तो कोशिश करो कि जो पेपर 1 का पार्ट है, जो आपके 50 क्वेश्चन है, 35 to 40 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सको। और ये कैसे होगा? ये आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू रिवीजन से होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जितना भी आपका सिलेबस है, सबसे पहले उस एंटायर सिलेबस को कवर करो एज पर एनटीए गाइडलाइंस, एज पर एनटीए वेबसाइट। इसके बाद आप अपने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल के उसको सॉल्व करो, क्योंकि जब आप प्रीवियस 10 ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो देखो इसमें 2 चीज होगी। पहली बात तो आपके, अगर आप 10 पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 10 पेपर के अंदर मतलब आपने 1000 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर। अब 1000 क्वेश्चन का मतलब है मोस्टली आपने जितना भी सिलेबस होता है, आपने हर टॉपिक को वहां पर कवर कर लिया है। और दूसरी चीज है कि अगर आप 10 मतलब 1000 क्वेश्चन को वहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ये पता लग जाएगा कि एनटीए हर साल किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, कौन से क्वेश्चन हर साल कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, सीएसआर का क्वेश्चन एनटीए हर साल रिपीट करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, मोस्टली क्वेश्चन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हर बार पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, हर साल एक क्वेश्चन पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको देखने को मिलता है। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी बात करूं, किस स्टैंडर्ड के बारे में पूछता है, तो वो भी जैसे आपकी लैंड एंड मशीनरी है, आपकी वेल्थ है, आपके प्रॉफिट है, आपका इनकम टैक्स है। मतलब स्पेसिफिक चीजें अगर आप 10 साल के पेपर को रिवाइज कर लोगे, उस एनालाइज कर लोगे, तो काफी हद तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके जो सोर्सेस होने चाहिए पढ़ने के लिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सबसे पहला सोर्स जो एज पर माई ओपिनियन इग्नू है, क्योंकि इग्नू के अंदर क्या है, आपके जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं, और एग्जाम्स में
इग्नू की अगर आप बुक्स को यूज करके देखते हैं तो आप देखोगे कि मोस्टली टॉपिक्स इग्नू की बुक से कवर हो जाते हैं। दूसरा है एनसीईआरटी, तीसरा है अरिहंत, क्रूमैन और आर गुप्ता। अब ये जो तीनों रिफ्रेशर से डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। कि कोई भी एक रिफ्रेशर हर सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के लिए परफेक्ट नहीं है। तो आपको देखना होता है आपके सब्जेक्ट में, आपके डिसिप्लिन में कौन सा रिफ्रेशर, कौन सा राइटर बेस्ट है। इसके बाद आपको अपनी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है वो बिल्ड करनी होती है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप एग्जाम में एक अच्छा कह सकते हैं एक हैंडसम मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन को हर तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपने अगर किसी को छोड़ दिया कि मेरे को नहीं आता, तो उससे क्या होगा, आपको कोई उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन क्या पता आपने जो तुक्का मारा है या आपने जो अजम्पशन बेस पे टिक कर दिया है, क्या पता वो सही हो जाएगा। जब सही हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपको 2 मार्क्स एडिशनल मिल जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। अगर जनरल स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें कि नॉर्मल आप किस तरह एंटायर पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करोगे, तो सबसे पहले नोट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो भी सिलेबस है, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी रिवाइज करते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना के, कि एग्जाम टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आपके लिए कि आप एंटायर सिलेबस को जाकर दोबारा रीड आउट कर सको। तो वहां पर आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो ही आपके रिवीजन में काम आएंगे, जो कि आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है। इसके बाद कंटिन्यू मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप एज पर सेम कंडीशन क्रिएट नहीं करते एग्जाम की, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। मॉक टेस्ट में क्या है, सेम वो भी आपको 3 आवर्स देंगे, 150 क्वेश्चंस देंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन लेवल इस टाइम पे क्या है, और आपको कितनी प्रिपरेशन अभी और करनी है। तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो। इसके बाद फॉर्मूलाज, थिंकर्स और केस स्टडी, इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। कि इनके अगर कोई थिंकर्स की बात करता हूँ तो उसने क्या फिलॉसफी दी थी स्टडी से रिलेटेड, अपने मेथड से रिलेटेड। अगर कोई फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। अब हर सब्जेक्ट के अंदर फॉर्मूलेज नहीं है, बट जिन भी सब्जेक्ट में, जिन भी डिसिप्लिन के अंदर फॉर्मूलेज है, केस स्टडी है, आप फोकस करो, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सको। और टारगेट रखो कि अपना कम से कम 70% मार्क्स आप अचीव करो इस एग्जाम के अंदर। बिल्कुल उसके एडवांटेज दो है 70% के या 60% टारगेट के, क्योंकि आप जितना टारगेट लेके चलते हैं कहीं ना कहीं आप उसके नियर बाई ही पहुंचते हैं। अगर आपने 70% भी टारगेट यहाँ पर अचीव कर रखा है कि हाँ मेरे को इतना लेके आना है, तो आपका जो वेरिएशंस देखने को मिलता है 2 से 4% देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कम से कम आपका इतना हो जाएगा कि आपका नेट तो श्योरिटी है निकल ही निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप टारगेट ही कभी 60 का लेके चल रहे हो, तो वहां पर आपके लिए एक डिलेमा हो जाएगी, हो सकता है आप 60 तक पहुंचो या ना पहुंचो। तो कोशिश करो टारगेट हरदम अपना जेआरएफ का लेके चलो, क्योंकि जब आप जेआरएफ की सोच के चलोगे आपकी प्रिपरेशन उसी लेवल की होगी। तो अगर वहां पर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी चेंजमेंट थोड़ा बहुत आता है, आपके कुछ मार्क्स गलत हो जाते हैं, थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो भी आपका नेट तो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। अब अगर हम कट ऑफ ट्रेंड की बात करते हैं, क्या कट ऑफ आ रही है कंटिन्यू लास्ट 10 ईयर्स के हिसाब से, तो आज के टाइम पे तो कट ऑफ 3 हिसाब से आने लगी। पहले कट ऑफ सिर्फ 2 हिसाब से आया करती। पहली कट ऑफ आया करती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और दूसरी कट ऑफ आया करती जेआरएफ के लिए, जिसे कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कहते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम में 55 टू 60% के नियर बाई मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इजिली क्वालिफाई कर जाते हैं आपकी जो एक क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लेकिन अगर आप यहीं पर 61 टू 70% के बीच में वेरीज करते हैं, तो यहाँ पर आप इजिली एलिजिबल हो जाते हैं जेआरएफ के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा। किसी सब्जेक्ट की कह सकते हैं 2-4% ज्यादा कट ऑफ होती है, किसी सब्जेक्ट की 2-4% कम होती है, और यहाँ पर इसकी कैटेगरी को भी आपको देखने को मिलता है। अब जो नया इन्होंने एक नया पार्ट ऐड करा है, वो करा है पीएचडी एडमिशन की भी। अब पीएचडी एडमिशन में भी आप डायरेक्टली नेट के आपका जो स्कोर कार्ड है, इसके थ्रू डायरेक्टली एग्जाम ले सकते हैं। तो अगर आपके जो भी नेट का एग्जाम है, इसमें आप 55 के नियर बाई स्कोर कर लेते हैं इजिली, तो आपको इंडिया के अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आपको कोई सेपरेट एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डायरेक्टली आपके नेट के स्कोर को ही कंसीडर करती हैं अपने एडमिशन के लिए और स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। ये था आपका कट ऑफ।
सो अगर मैं फाइनल टिप्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। 150 के 150 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने हैं। और कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे 150 क्वेश्चंस को? जब आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों अच्छी होंगी। कई बार क्या होता है 150 में से जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 110, 115, 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता है, बोलता है कि सर मेरा टाइम खत्म हो। तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा? जब आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाओगे, अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो। रिवाइज डेली करो। आपने जो भी टॉपिक पढ़ रखे हैं, चाहे प्रीवियस है चाहे करंट है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा और आपका जो फिर टाइम चाहिए किसी क्वेश्चन को करने के लिए वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये थी आपकी फाइनल टिप्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम किस तरह होता है, इसके अंदर पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 किस तरह होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, पर कुछ सही क्वेश्चन पर आपको क्या मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, गलत क्वेश्चंस कर देते हो तो उसके लिए क्या मार्क्स अलॉट होते हैं। मतलब कोशिश करिए कि इस एक सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाए यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।